मैं बार बार गुहार करती थी कि आप हमसे शादी करने की बात कर रहे थे, हमसे शादी कर लीजिए, हमसे शादी कर लीजिए, लेकिन शादी कहाँ किया, नहीं किया। और इसी सिलसिला चलते चलते मैं 2011 में प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके बाद जी सवाल जवाब करते हैं कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ क्यों रहते हो हमेशा, तुम्हारे पापा क्यों नहीं लगते, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा कपड़े क्यों नहीं बेचते, तुम्हारे लिए पैसा क्यों नहीं बेचते, यही सब पूछते हैं। तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। बोल रहा है आसपास के पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं? जब आप बच्चे को जन्म दिया था तो क्या बोल रहे थे आसपास के लोग? बहुत कुछ बोल रहे थे सर, यही बोल रहे थे कि बगैर शादी का बच्चा पैदा कर ली, इसको समाज में नहीं रहने लायक है, यहाँ से भगा दो। हमारे बारे हरिचंद भैया, बाबा बारे जवाहिर भैया। फिर हम लोग थाने पे गुहार लगाएं, लेकिन थाना अध्यक्ष जो वहाँ के थे, सिपाही थे, सारे लोग यही बोले कि लोग मज़ा पानी ले लेते हैं, उसके बाद में जब कोई बात फंसती है तो चले आते हैं कुत्तों की तरह यहाँ पुलिस को परेशान करने के लिए लोग। तब पर भी मैं राजेश यादव से बोली कि नहीं भैया ऐसा मत करिए, आप जो है कि बड़े कास्ट के हैं, हम छोटे कास्ट के हैं, वो भी हमारा 14 साल की उम्र है, आपकी उम्र 27-28 साल की है, और ये समाज ये बिरहा जगत क्या बोलेगा। तो का तू कहल चाहत हो भाई, खोल के कहा। अच्छा ठीक है, तो ठीक बतावा, जरा सुना। हाँ बतावा। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत का काम है न्याय दिलाना। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़ा रहना। तो आज मैं एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आया हूं। उस बहन के साथ जो हुआ है आपको बता दे, उसकी पीड़ा सुनाने वाला हूं, आपको सुनाने के लिए आया हूं। लोग यही कहते हैं कि बिन ब्याही माँ, जिसकी शादी नहीं हुई रहती लेकिन वो माँ बनी रहती है, आज उसी पर आपको दिखाने वाला हूँ। और आप अपने समाज में, आप अपने आसपास पड़ोस में कभी ऐसी घटना देखे होंगे, सुने होंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ हो सकता है उस श्रेणी में आप आते हों जब आप उस महिला को ये बोल देते हो कि बिन ब्याही माँ है। बिन ब्याही मतलब जिसकी शादी तो नहीं हुई है लेकिन माँ ज़रूर बनी है। आखिर क्या गलतियाँ थी, किस गलती के कारण ये बहन आज माँ बन गई, ये बच्चा हो गया। आखिर माता ने क्या गलती किया था जिसके बाद इनकी बेटी को आज ऐसा देखने को मिल रहा है। बेटी बिना शादी के ही बच्चे को जन्म दे दी, और वो आज बच्चा 13 साल का है, बड़ा हो गया है बच्चा। और बच्चा यही पूछता है माँ से कि माँ मेरा पिता कौन है, और पिता कौन है, और माँ ये बताओ कि मेरे आधार कार्ड में पिता का नाम कैसे डालना है। माँ लोग यही पूछते हैं कि आप नानी के यहाँ क्यों रहते हो। माँ लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारा नया नया कपड़ा क्यों नहीं आता, तुम्हारा नया नया चप्पल क्यों नहीं आता, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं खाते। आइए बहन से बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? कुसुम राज। ये कौन सा जगह है बहन? ये है जौनपुर जिला, चंदौक थाना अंतर्गत के ग्राम हिसामपुर पड़ता है। अच्छा बहन, आज कहीं ना कहीं आपको उस बोझ तले दबने पर मजबूर होना पड़ा है जो कोई भी लड़की नहीं चाहती, उस बोझ तले दबना। आप बिन ब्याही माँ बन गई हैं। आखिर कैसे हुआ बहन? आखिर क्या मजबूरियाँ थी जिसके बाद ये नतीजा सामने आया है? मजबूरी यही थी कि 2009 में राजेश यादव गायक से हमारी मुलाकात होती है, वो भी बिरहा गाते समय। 2009 में? जी हाँ। बिरहा गाते मुलाकात होती है, वो भी दो ही बार हमसे उससे मुलाकात होती है। हाँ। तीसरी बार मुलाकात हमारे घर पे होती है, और राजेश यादव खुद हमारे घर पे चल कर के आता है और बोलता है हमारे माता पिता से कि आपकी बच्ची बहुत सुंदर बिरहा गाती है और इसकी आवाज़ बहुत सुंदर है। हम सोच रहे हैं चाचा जी कि अगर हम लोग साथ में मिल कर के कार्यक्रम करेंगे, साथ में हम लोग का गाना जाएगा तो समाज देखेगा, तो हम लोग का और समाज में जो है कि इज्जत मान सम्मान बढ़ेगी और हम लोग का और ही कार्यक्रम बढ़ जाएगा और आपकी बेटी और ही ऊंचे पद पे जा सकती है। यही सोच कर के हमारे माता पिता ने बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं है, हमारी बच्ची गा रही है
तो ठीक है ले जाइए हमारे बच्ची को। उसके बाद में राजेश बोला कि ठीक है हम कुसुम को लेके अपने साथ जाना चाहते हैं। हमारे पिता ने बोले कि हमारे बच्ची को अकेले लेके जाओगे तो ये गांव घर है, आस पड़ोस है, सारे लोग यही कहेंगे कि अपने बेटी को अकेले भेज दिया। हमारे पिताजी भी साथ में चलने के लिए बोल रहे थे कि लेकिन राजेश बोला कि नहीं नहीं चाचा जी आप साथ ही झूठे जाएंगे, जो है कि अरे 2 ही 3 घंटे का समय है, हम लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद कुसुम को छोड़ देंगे। लेकिन हमारे माता पिता 2-3 घंटे के लिए पिता से बोला। और इनको उस वक्त इनका उम्र आपका कितना था? मेरा उम्र 14 साल। 14 साल का था। वो लेकर के चला गया, राजेश यादव लेकर चला गया। राजेश यादव उस वक्त बिरहा का बहुत लोकप्रिय जो है बिरहा गायक हुआ करता था। आज भी उसका जो गीत है धोबी गीत, उसका आज भी बजता है। ये आपको बता दे दर्शकों, वो जब 14 साल की इस लड़की को ले जा रहा था तो शायद उसके मन में कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था बहन? उसके मन में यही चल रहा था कि हम लेके जा रहे हैं। और जो है जब ले गया तो फिर क्या हुआ? जब आपको ले जा रहा था उस वक्त क्या हो रहा था? जिस वक्त तो हमको लेके जा रहा था तो उसमें तो हमसे कोई बात ही नहीं किया। जिस जगह पे हमको लेके गया उस जगह को देखते हुए हमको लग गया कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है। तो मन डरने लगा था बहन आपका? जी जी बिल्कुल हमारा मन डरने लगा था। और जिस जगह जब वो जा करके हमको गाड़ी पर से उतार करके जिस जगह हमको जिस रूम में लेके गया तो मैं उनसे पूछना शुरू कर दी कि भैया आप हमको यहाँ पे लेके आए हो और इस जगह पे तो यहाँ पे ना कोई पार्टी वाले हैं ना कोई साजबाज है, तो आखिर रिकॉर्डिंग कैसे होगी? तो ही राजेश यादव ने बोला कि हम ना यहाँ पे कोई रिकॉर्ड होगा और ना ही कोई गाना होगा, ना यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए हैं ना तो गाना गाने आए हैं। फिर क्या बोला? फिर उसके बाद बोला कि हम तुमको लेके आए हैं, तुमसे शादी करेंगे। अच्छा फिर क्या बोला? जब शादी की बात हम सुने तो हम अवाक रह गए। हम की शादी? कैसी शादी? तो क्या बोला तुमसे शादी? हम कि हमसे शादी क्यों करेंगे आप? कहे कि क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर गाती हो, हम शादी तुमसे करके और जो है कि हम लोग एक साथ गाना गाएंगे, एक साथ अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ गुजारेंगे। तब पर भी मैं राजेश यादव से बोली कि नहीं भैया ऐसा मत करिए, आप जो है कि बड़े कास्ट के हैं, हम छोटे कास्ट के हैं, वो भी हमारा 14 साल की उम्र है, आपकी उम्र 27-28 साल की है और ये समाज ये बिरहा जगत क्या बोलेगा? लेकिन वही राजेश बोला कि समाज से तुमको क्या लेना देना है, हमसे लेना है ना, हम तुम्हारे साथ है ना। लेकिन जो है कि शादी तो किया नहीं दरिंदा मेरे साथ। और फिर उसके बाद क्या किया बहन? बताती रहो। फिर उसके बाद जब बात हुई थी क्या पूरी घटना बताओ। उसके बाद जो है कि शादी करने के बोला था, हम बोले कि नहीं शादी तो हम नहीं करेंगे, शादी हम उसी शर्त पे करेंगे कि जब हम शादी में हमारे माता पिता शामिल होंगे, आपके और राजी होंगे, आपके माता पिता जो है कि राजी होंगे तब हम शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन राजेश यादव ने बार बार एक ही बात दोहराता था कि तुमको माता पिता से क्या लेना देना है, शादी तो हम करेंगे ना, हमारे साथ ज़िंदगी बिताना है ना। फिर भी हम नहीं माने, हम कि नहीं हम आपसे शादी नहीं करेंगे जब तक हमारे माता पिता नहीं राजी होंगे। उसके बाद राजेश यादव ने हमको धमकियां देने लगा कि अगर शादी नहीं करोगे तो इसी जगह हम तुमको जान से मार देंगे। और उसके बाद फिर जिस रूम में लेके गया था उसी रूम में राजेश यादव ने हमारे साथ, जैसे लोग कहते हैं कि कोई चीज़ के पाते हैं तो लोग नोच नोच के खाते हैं, उसी तरह राजेश यादव ने मेरे साथ घिनौना हरकत करने। क्या किया? पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताओ बहन, क्या कैसे किया, क्या कैसे शुरुआत किया और आपका किस तरह से प्रतिक्रिया रह रहा था उस वक्त? देखिए भैया उस समय तो जो कर रहा था, जब मैं उस पल को सोचती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है कि मैं कैसे बताऊँ जनता को कि मेरे साथ वो कितना गंदी हरकत किया। और जनता यही जानना चाहती है कि क्या किया, बहन बताओ जनता को। और उसके बाद वो दरिंदा नोच नोच करके मेरी इज्जत को लूटने लगा। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन जिस जगह वो हमको रखा था ना वहाँ पे मेरी कोई आवाज़ सुनने वाला था और ना ही कोई मेरा पुकार सुनने वाला था। मैं मजबूर हो गई, मैं हाथ पकड़ती रही और उसको हटाती रही, उसकी पाँव पकड़ के रोती रही, लेकिन वो दरिंदा नहीं माना। और अपना जो है कि उस समय 14 साल की थी? जी बिल्कुल मैं 14 साल की थी। और वो अपना काम करना शुरू कर दिया और मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुना।
और इसी सिलसिले करते करते मैं मजबूर हो गई सर। मैं बहुत डरती थी, वो हमको मारता भी था, वो पीटता भी था, मतलब मजबूर कर दिया और करने गाली भी हमको देता था। ऐसे करते करते जब 3-4 दिन हो गया, तब पर भी मैं बोली कि आपको जो करना था आप वो कर लिए, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन आप हमारे माता पिता के पास छोड़ दीजिए। हाँ। लेकिन नहीं छोड़ा। उसके बाद जब 3-4 दिन बीत गया, हमारे माता पिता हमारी राह देखते देखते परेशान हो गए सर। सब लोग परेशान हो करके फिर गए चंदवा। देखिए इस महिला की आंखों में आंसू है। सोचो कि ये महिला उस वक्त विरोध करती रही, अपना इज्जत बचाने के लिए उस कमरे में भागती रही इधर उधर, लेकिन दरवाज़ा बंद किया था। जी, दरवाज़ा बंद किया था। और सोचो कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, और जो मन हो रहा था उसका इनके साथ वो कर रहा था। बहन मना कर रही थी, लेकिन वो दरिंदा नहीं माना। उस दरिंदे ने, उस गिद्ध ने बहन को नोच नोच करके खाया। सोचो इस बहन का उस वक्त उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल था, और उस दरिंदे का उम्र कितना था पता है आपको? कितना था उम्र? उसमें उसकी उम्र वही 28 साल 28 साल 27 साल का था वो दरिंदा, वो गिद्ध। मैं उसको गिद्ध कहूँगा, और ये कहना गलत नहीं होगा। इसको गिद्ध कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि ये गिद्ध है। 14 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से इसने किया, गिद्धों वाली हरकत किया, इसको कोई माफ़ नहीं करेगा। हम मानते हैं कि अभी वो कानून के गिरफ्त में नहीं फंसा है, लेकिन वो फंसेगा। क्या हुआ बहन फिर उसके बाद? देश देखना चाहती है, देश सुनना चाहती है आपको। फिर उसके बाद मैं बोली कि हमको हमारे माता पिता के घर छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। हमारे माता पिता जब हमारा इंतज़ार करते करते थक गए तो चंदवा थाने पे गए, उसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराए। चंदवा थाने के सब लोग यही बोले कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि राजेश। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे तो उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था आपके माता पिता से, जी। बूढ़े माँ बाप से। जी बिल्कुल, सवाल लोग कर रहे थे कि क्या सबूत है तुमको, राजेश यादव के खिलाफ कोई सबूत है दिखाओ। कोई सबूत नहीं थी। हमारे माता पिता ने रोते हुए बिलखते हुए कोई सबूत नहीं था उनके पास। चले आए घर पे, और उसी दिन से हमारी राह निहारते रहे कि हमारी बेटी कहाँ गई। तब कितने दिन बाद आई बहन आप? 2014 में लेकर गया था, 2009 में। 2009 में लेकर गया था बहन, तो फिर कब छोड़ा आपको? वो हमको कहाँ छोड़ा। हाँ। वो हमको कहाँ छोड़ने वाला था, लेकिन यही सिलसिला करते करते 2009 से 2011 तक आ गया। 2011 तक साथ में रहा जी। आपको और छोड़ा नहीं वो? नहीं, मैं बार बार गुहार करती थी कि आप हमसे शादी करने की बात कर रहे थे, हमसे शादी कर लीजिए, हमसे शादी कर लीजिए, लेकिन शादी कहाँ किया, नहीं किया। और इसी सिलसिला चलते चलते मैं 2011 में प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई? फिर जी। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो गई तो भी मैं उससे बोली कि देखिए अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, आप हमसे शादी कर लीजिए, एक पत्नी का हमको दर्जा दीजिए। लेकिन वही राजेश यादव ने हमको मारना पीटना शुरू कर दिया, और शादी की बात सुन करके और भी आग बबूला हो गया। बोला कि शादी करना चाहती हो, तुम अपनी औकात देखी हो, अपनी शक्ल देखी हो, तुम शादी करोगी मुझसे? मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा। देख लो, यही होता है साहब। आप छोटी जाति से हैं? जी बिल्कुल। एससी जाति से आती हैं? जी बिल्कुल। दलित समाज से आती है? जी। और वो यादव है, राजेश यादव है, ओबीसी समाज से आता है। जी। देखो साहब, ये होता है दलित बच्चियों के साथ। जब ओबीसी जनरल के लड़के उनके साथ अपना हवस पूरा ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन जब उनको हक देने की बात आती है तो उनको हक नहीं देते। उनके गर्भ से बच्चा पैदा करके उनको उनके हाल में छोड़ देते हैं। ऐसे होते हैं साहब, सारे नहीं होते, सारे ओबीसी जनरल वाले नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ कुटिल मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम मानते हैं तूने इस महिला के साथ उस समय ये बच्ची के साथ 14 साल की अगर ऐसा किए थे तुम, तो उस वक्त जब बहन प्रेग्नेंट हो गई थी तो अपनाया क्यों नहीं दरिंदे? तूने अपना लिया होता तो शायद इस बहन के ऊपर लगा दाग मिट जाता, लेकिन तूने अपनाया क्यों नहीं? क्योंकि तू ऊंची जाति का है इसलिए नहीं अपनाया।
तू ओबीसी में आता है, तू यादव है इसलिए नहीं अपनाया, बहन छोटी जाति से आती है इसलिए नहीं अपनाया, इसीलिए नहीं अपनाया, यही बोल रहा था बहन वो। जी जी बिल्कुल यही बोल रहा था। और उसके बाद में मैं किसी तरह बोला कि तुम माँ बनने वाली हो तो बच्चा गिरवा दो, ऐसा बोल रहा था। जी। देखिए ये भी अपराध करने के लिए बोल रहा था और ये अपराधी है। और बोला था कि तुम बच्चा गिरवा दो, चलो हमारे साथ हम अबार्सन करवा देते हैं। लेकिन मैं बोली कि नहीं, आप हमको भले जान से मार देंगे, मुझे मौत मंजूर है, ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जी जाऊँ तो ठीक है, लेकिन मैं बच्चा नहीं गिरवाऊँगा। फिर किसी तरह मैं वहाँ से उसको छोड़ करके मैं भाग निकली और भाग करके फिर भी वो मेरा पीछा करता रहा, लेकिन मैं छुपके डर के मैं किसी तरह अपने माता पिता के पास आई और सारी सच्चाई बताने लगी कि माँ वो हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है और मैं माँ बनने वाली हूँ। और मेरे माता पिता ने ये बात सुन करके वो भी लोग इतने अवाक हुए और रोने लगे। देखिए जब माँ बाप सुने कि उनकी बेटी जो है गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, शादी भी नहीं हुई है, तो माँ बाप का तो लाजमी है दुखी होना, माँ बाप का तो लाजमी है रोना। क्यों नहीं रोएगा माँ बाप? क्योंकि अभी तो उसका तकलीफ, मेन तकलीफ, अभी तो उसकी असली समस्या खड़ा हो रहा था, शुरू हो रहा था। उसके बाद फिर हमारे माता पिता ने थाने पे गए हमको लेकर के। फिर हम लोग थाने पे गुहार लगाएं, लेकिन थाना अध्यक्ष जो वहाँ के थे, सिपाही थे, सारे लोग यही बोले कि लोग मज़ा पानी ले लेते हैं, उसके बाद में जब कोई बात फंसती है तो चले आते हैं कुत्तों की तरह यहाँ पुलिस को परेशान करने के लिए। उस वक्त उसी 2011 में जी बिल्कुल देख लीजिए 2011 में जो भी थाना अध्यक्ष थे, इनके थाने का वो किस तरह का कुटिल मानसिकता का था। सोचो, इस बहन को, इस महिला को, इस उस वक्त नाबालिग थी, नाबालिग को जब न्याय दिलाने की बारी आई तो उस वक्त सोचिए सरकार किसकी थी भाई? उस वक्त सरकार थी शायद मायावती की सरकार थी जी, मायावती की सरकार थी, लेकिन इस दलित बच्ची को नहीं न्याय मिल पाया था। मायावती कहती हैं कि दलितों की मसीहा है, लेकिन उस वक्त मायावती की उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय नहीं दे पाई थी। और आज भी वही हाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो न्याय का प्रतीक बोला जाता है, न्याय का बोला जाता है कि न्याय देते हैं, लेकिन सरकार बदल गई लेकिन पुलिस नहीं बदली, सिस्टम नहीं बदला। आज भी महिला का FIR नहीं लिखा गया है, आज भी महिला दर दर का ठोकर खा रही है, प्रशासन का चक्कर लगा रही है, लेकिन महिला को कौन न्याय दे रहा है भाई? सरकार बदली लेकिन पुलिस तो वही है। पुलिस उस वक्त इनकार कर रही थी FIR दर्ज करने में, नुकुर कर रही थी, नानू कर रही थी, आज भी वही पुलिस कर रही है न्याय देने में ना बहन? जी बिल्कुल। उसके बाद में मैं किसी तरह अपने बेटे का जो है कि जन्म दी। और ठीक जन्म देने के 15 दिन बाद किसी तरह पता करते करते मैं राजेश यादव के घर पहुंची। जब उसके घर गई तो एक और नज़ारा देखने को मिला। अच्छा, जब बेटे को जन्म दी तो बेटे का क्या नाम रखी थी बहना? मैं बहुत प्यार से अपने बेटे का नाम प्रिंस रखी थी। प्रिंस है, ये देख लीजिए, प्रिंस यादव है। ये जरूर एससी समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, लेकिन अपने बेटे का नाम प्रिंस यादव दी है, क्योंकि इनका जो पति है, या पति नहीं कह सकते, शादी तो नहीं हुई लेकिन पति ही माना जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि पति क्यों कह रहा है रिपोर्टर, लेकिन पति ही इनका है, वो शारीरिक संबंध बनाया है तो पति ही कहेंगे। और अगर इस बच्चे का नाम यादव हो, प्रिंस यादव, तो गलत नहीं होगा। उसके बाद में जब गए तो देखें कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। सारे लोग जब हम पूछने लगे लोगों कि तुम कौन हो, मैं जब बताने लगी, उसके बाद में लोग हमको गालियाँ देने लगे, भगाने लगे कि ना जाने किसका औलाद अच्छा, लेकर। उसके घर पर? जी, आपके प्रेमी के घर पर उस वक्त? जी। हाँ। अरे वो क्या प्रेमी, क्या मैं उससे प्यार करती थी? हाँ, वही मतलब एक तरह से। हाँ। उसके बाद में लोग हमको गाली देने लगे, घर से भगाने लगे कि ना जाने किसका औलाद लेके टहर रही है और राजेश का नाम दे रही है, जल्दी भगाओ इसको, जल्दी भगाओ यहाँ से, जल्दी भगाओ इसको। लोग हमको यही कह के हमको गाली गलौज दे करके हमको भगा दिए लोग।
और भगा दिए। फिर मैं वहाँ से निराश होकर के रोती हुई लगती मैं चली आई अपने माता पिता के पास। फिर मैं अपने माता पिता के फिर मैं लेकर के घर आई, सारी सच्चाई बताई कि माँ हमारे साथ ऐसा ऐसा लोग किए। और राजेश भी हमको इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता है कि एक अपने बेटे का मुंह नहीं देखा था वो? जी नहीं। सोचिए, देख लो साहब, अपने खून मांस का उसने मुंह तक नहीं देखा। फिर घर पर आई तो क्या बोले माता पिता, आपके माता पिता? हमारे माता पिता कुछ नहीं बोले। हमारे माता पिता भी हमारे दर्द को सहते रहे और मैं यही बताती रही अपने माता पिता से। कुछ ही घंटे हुए सर, उसके बाद में लोग गाड़ी से आए हमारे घर पे। वही राजेश यादव अपने माता पिता को लेकर के आया, अपने भाई को लेकर यहाँ घर पे। क्या बोला उसने? उसके पिताजी आए, मोहन यादव, उसका भाई पप्पू यादव और उसकी पत्नी जो है नीतू यादव। उसकी शादी भी हुई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, जब वहाँ पर गई थी देखी थी उसकी पत्नी? जी बिल्कुल। क्या महसूस हुआ कि जो मेरे साथ ऐसी हरकत किया वो तो पहले से ही शादीशुदा है? जब मैं वहाँ पे गई, जब सारी सच्चाई बताने लगी तो खुद उसकी पत्नी सामने आई। उसकी पत्नी खुद आकर के बोली कि मैं इसकी पत्नी हुई, ये देखिए हमारे 3 बच्चे हैं। उस समय का सर ये बात सुनकर के हमको बहुत अजीब सा लगा कि हम लोग छोटे लोग बने हैं खाली बड़े लोग को खेलने के लिए। ऐसा हमको लगा कि हम खाली खेलने के लिए बने हैं। और जब काम निकल गया तो लोग एक जैसे लोग कहते हैं कि केला खाओ और छिलका फेंक दो। तो जब आप घर पर चली आई अपने माता पिता का, अपने खुद के माता पिता के पास, वहाँ से जब दुर्रियाई गई, वहाँ से ठेली गई, धक्का दी गई, तो यहाँ फिर चली आई क्योंकि वो रखने के लिए तैयार नहीं था। जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर किस लिए पहुंचा था? सबको लेकर के पहुंचा था इसलिए आकर के तुरंत धमकियां देने लगा कि अपने बेटी को समझा दो, ना जाने किसका औलाद लेकर के टहल रही है, हमारे बेटे को फंसा रही है। आज के बाद दोबारा आरोप लगाएगी तो जान से मार देंगे। तुम्हारी औकात क्या है जो है कि तुम्हारा घर फूंक देंगे, आग लगा देंगे। ऐसा लोग हमको धमकी दे करके चले गए। फिर भी मैं पुलिस के पास गई कि सर ऐसा ऐसा हमको लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जनता जनार्दन हमसे सवाल करती है कि तुम कुसुम इतना दिन तक क्यों चुप थी और आज 14 साल के बाद आवाज उठा तरह के कमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं, अभी रात में जो कि फोन आया था, ना जाने कौन आदमी था, वो भी यही सवाल हमसे कर रहा था कि या तुम इतने दिन के बाद आवाज उठाई हो, इतने दिन के बाद आरोप लगाई हो। तो सर बताइए, मैं 2011 से लेकर के 2021 तक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती रही, पुलिस प्रशासन के पास जाती रही। जब हमारी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं तो आखिर हम क्या करें। लास्ट में लाचार होकर के मैंने मीडिया वालों को पकड़ा और अपनी सच्चाई में बताया। आज क्योंकि मीडिया ही न्याय दिलाती है। आपको भरोसा है मीडिया पर बहन? जी जी बिल्कुल, हमको भरोसा है। समाज इस वक्त क्या बोल रहा है? आसपास के पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं? जब आप बच्चे को जन्म दिया था तो क्या बोल रहे थे आसपास के लोग? बहुत कुछ बोल रहे थे सर। यही बोल रहे थे कि बगैर शादी का बच्चा पैदा कर ली, इसको समाज में नहीं रहने लायक है, यहाँ से भगा दो। हमारे गांव वाले भी लोग यही बात किए कि इसको यहाँ पे मत रखो, इसको भगा दो। ऐसा बात बोल रहे सब थे। लोग बोले, लेकिन हमारे माता पिता बोले कि भले हमारा गांव छोड़ देगा, हमारा घर छोड़ेगा, लेकिन हम जन्म दिए, हमारी बेटी है, हम अपने बेटी को कहाँ ठुकराएंगे। ठुकरा देंगे तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी। हमारे माता पिता ने रख लिया। देखिए, बच्चा है और इस बच्चे को अपने पिता के बारे में नहीं पता। ये बच्चा अपने पिता का मुंह तक नहीं देखा है क्योंकि इनकी माँ बिन ब्याही माँ है साहब। और जब बिन ब्याही माँ होती है ना, तो वो अपने बेटे को, शायद कुछ होती हैं जो दिखा लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो नहीं दिखा पाती। तो बहन भी अभी तक अपने बच्चे को उसके पिता का मुंह तक नहीं दिखा पाई। क्यों दिखाएगी? क्योंकि वो पिता तो बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो बच्चे से पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस, उम्र कितना है बेटा आपका? 13 साल। 13 साल उम्र है। अच्छा, ये बताओ, क्या जब स्कूल जाते हो तो किस तरह से लोग बात करते हैं? क्या लोग, समाज के लोग अपना रहे हैं आपको? क्या आपको आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं या फिर सवाल जवाब करते हैं? बेटा क्या बोलते हैं? जी सवाल जवाब करते हैं कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ क्यों रहते हो हमेशा, तुम्हारे पापा क्यों नहीं लगते, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा कपड़े क्यों नहीं बेचते, तुम्हारे लिए पैसा क्यों नहीं बेचते, यही सब पूछते हैं। तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। क्या बोलेगा ये बच्चा? सोचिए, क्या बोलेगा ये बच्चा?
आखिर बोलेगा क्या बच्चा, क्योंकि बच्चे को तो उसके बाप के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उसके माँ के साथ दरिंदगी हुई थी, उसके माँ के साथ गलत हुआ था। उसकी माँ को गायक बनाने के लिए ले गया, बिरहा गायक, लेकिन उसके साथ 2 साल गलत किया। क्या बोलेगा वो बच्चा? वो गलत करने का ही 2 साल नतीजा ये बच्चा है, तो बच्चा बोलेगा क्या? वो जो राजेश यादव है बिरहा गायक, उसने तो अपनाया भी नहीं, तो बच्चा क्या बोलेगा? वो तो अपने ये भी नहीं बोलने को तैयार है कि तुम मेरे बच्चे हो, तो बोलेगा क्या बच्चा? सोचो आप, क्या बोले? बच्चे के पास क्या जवाब है? तो बच्चे कुछ बोलते हो कि बस ऐसे शांत रहते हो? जी कुछ बोलते नहीं, शांत रहते हो ना? जी। क्या आप अपने पिताजी को देखे हो? जी नहीं। नहीं देखे हो। देखना चाहते हो? जी नहीं। नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि वो सर नालायक है। किसी लायक नहीं है ना? जी। गलत किया माँ के साथ ना? जी। देखिए, गलत किया है माँ के साथ, नालायक बाप है, इसी को कहते हैं, ऐसे लोगों को ही कहते हैं नालायक बाप। नालायक बाप का जो संज्ञा दिया गया है, ऐसे लोगों को ही दिया गया, ऐसे लोगों के लिए ही दिया गया है। सोचिए बच्चा क्या बोल सकता है? बच्चे की भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? माँ कमाती है, मान लो कभी कभी बिरहा का ऑर्डर मिल जाता है, गायकी का ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि बिरहा बढ़िया गाती हैं ये, और इसीलिए तो लेकर गया था ना वो, लेकिन उनके साथ गलत करने लगा था, गंदी हरकतें करने लगा था। पैसा जो ये कमाती थी पूरा ले लेता था ना, ऐसा करता था। जी, जब वो हमको लेके गया था तो कहाँ हमको बिरहा गवा रहा था। नहीं गवा रहा था, वो तो बाद में शुरू कर दी थी। जी। क्योंकि देखी थी, सब कुछ देखती थी, आसपास सब कुछ ऐसा था। जी। आइए इनकी माँ है, माँ से बात कर लेते हैं कि माँ का क्या कहना है। ये माँ आज ये साक्षात ऐसी माँ है जो दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं बन पाएगी, दुनिया की कोई माँ इस तरह से नहीं बन पाएगी। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं कि माँ का क्या कहना है, क्योंकि इस माँ ने लोक लज्जा को त्याग, लोगों की जो है तानाओं को जो है झेला, लोग जो बातें तरह तरह का बोल रहे थे उसको झेला, फिर उसके बाद अपनी बेटी को इन्होंने अपना लिया, शरण दे दिया। क्या नाम है आपका? बिमला, हमारा नाम बिमला है। जिस वक्त बेटी का आप सुनी थी कि बेटी गर्भवती है, क्या हुआ था, क्या बीती थी आपके ऊपर? बेटी का बीतल कहानी कितना तक बतावल जाए। कहानी बिटिया का सुन के बहुत कलेजा फाट गया। नहीं भेजना चाहिए था ना आप लोगों को उस दरिंदे के साथ। वो बोल दिया आपसे कि आपकी बेटी अच्छी गाती है, अच्छा गाती है, तो आप क्यों भेज दिए थे? तो ना सब जल्दी के इतना नहीं पता था ऐसा करेगा, गंदा काम करेगा। पता ना रहा, मैं सोचली कि सब एक कहीं तारे थोड़ी 14 साल की उम्र थी ना बेटी? विश्वास है 14 साल की लड़की की उम्र रहल, ले गए ऐसे ऐसे कुल कहानी कर ले गल। थाने पर गई, कुल कहानी सुन ली, थाने पर गई, कौन सुनवाई ना, कोई सुनवाई नहीं। फिर 2011 में कोई सुनवाई नहीं हुआ था, उस वक्त मायावती का सरकार था साहब। सुनाई कराकत गई, चंदवा गई, जौनपुर गई, हर जगह से कौन सुनवाई ना, सिर्फ तिरस्कार मिला, बेइज्जती हुई ना, बाकी कुछ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। कार भगा दिला, कौनो न्याय ना मिलल, आए के चुप मार के बैठली। तो अब इस वक्त योगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी की सरकार है, बुलडोजर बाबा कहा जाता है। इस वक्त गई थी आप अभी 1-2 साल में? नहीं, वहाँ तो नहीं गई। नहीं गई? नहीं। शिकायत उकायत लेकर अभी गई थी आप? जी मैं गई थी। अच्छा गई थी। देख लीजिए योगी की सरकार में भी बहन गई थी, न्याय नहीं मिला। जी नहीं, वहाँ से सब ऑर्डर आ गया, सीओ के यहाँ से सब ऑर्डर आ गया है, लेकिन सिर्फ खाली चंदवा थाने पे मेरी वहाँ से ऑर्डर आ गया है FIR लिखने का, लेकिन नहीं लिखा जा। जी बिल्कुल, मोबाइल में कुल नंबर है, मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका है। लेकिन खाली चंदवा थाने पे जो भी लोग आते हैं, खाली सिपाही आते हैं, पूछते हैं उसका नंबर, उसका घर पूछते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक है मैं
उसको बुलाता हूँ, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है मेरी, और ना ही उसको अभी तक लोग पकड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि उसके थाने पे जाओ। तो मैं बोली कि सर हमारा ज़िला जौनपुर पड़ता है और जौनपुर में मेरा थाना पड़ता है, हमारे जौनपुर ज़िले से हमारे घर से वो लेकर के गया है। तो उसके लोग बोलते हैं कि जो है कि क्या हम लोग नाऊ धोबी हुए हैं कि हम लोग घूम घूम करके तुम्हारा पर्चा बांटे। ये तो हमारे जौनपुर ज़िले के पुलिस प्रशासन की ये राय है। तो हम जाएं तो किसके पास जाएं न्याय एसएसपी मांगने? के पास गई थी बहन? जी बिल्कुल गई थी। क्या वहाँ से क्या मिला? वो भी बोले कि अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी और जो है कि आपको न्याय मिलेगी, लेकिन खाली बस चंदवक थाना मेरा सुन नहीं रहा है। अच्छा, वो यहाँ पर लोग जो है थाने को लोगों को फोन किए थे एसएसपी साहब? जी अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि एसएसपी ऑफिस से इन लोगों को जो है डाटा फटकारा गया था उस वक्त? क्योंकि सर देखिए उस समय तो मैं बता नहीं कोई सकती पता हूँ, नहीं, क्योंकि मैं फाइल जमा करी और फाइल जमा करने से बस यही बोले कि ठीक है जाओ जल्द पकड़ा जाएगा। देखिए, वहाँ से भी एसएसपी ऑफिस भी बहन गई, वहाँ से भी सिर्फ बहन को आश्वासन मिला, वहाँ से भी कोई जो है कार्रवाई नहीं किया गया, ना तो बहन का FIR लिखा गया, कुछ नहीं हुआ था साहब। तब बहन आप कोर्ट गई थी? जी बिल्कुल, मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है, 2022 से चल रहा है मेरा। फिर उसके बाद कोर्ट से हुआ है सब? जी जी ना, जी कोर्ट से सारा कैसे प्रक्रिया हुआ, यहाँ थाने से कुछ नहीं हो पाया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए, बहन का सब कुछ कोर्ट से हुआ। थाना कहाँ सुन पाता है, थाना के लोग कहाँ सुनते हैं? ये तो सोर्स सिर्फ हुए हैं। हाँ? क्योंकि यहाँ पे लोग सारे लोग, जब मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही तो मैं यही कहूँगी ना कि सारे लोग घुसखोर बैठे हुए हैं। हम छोटे कास्ट के हैं, हम छोटे जातिया के हैं, इसीलिए मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है ना। अभी 2-4 हज़ार थाने पर लेकर के चल के दे दें तो तुरंत रिपोर्ट लोग लिख लेंगे। गरीब है साहब, पीछे घर देख करके पता चल जाएगा। घास फूस का छप्पर का घर है बहन का, इनके माता पिता का तो इनके पास इतना क्षमता नहीं है कि ये लोग पैसा दे देंगे। इनके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आपको भरोसा नहीं है। इतना करने ठेले पर सब्जी बेचते हैं इनके पिताजी, तो कहाँ से करेंगी? इनको भी बिरहा का काम करती हैं, तो जो है कभी कभी मिल गया ऑर्डर, तो आजकल जानते ही बिरहा का क्रेज कहाँ है, कहाँ कोई बिरहा सुन रहा है, तो वो भी कभी मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब जाइए वही चीज़ ना, कभी कभी ऑर्डर मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी इतनी मेरी वीडियो गई है, क्या पुलिस प्रशासन नहीं देख रही देख रही है बहन, सब देखते हैं, सारे लोग देख रहे हैं। क्या वो मेरे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं? लेकिन फिर भी देख करके अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे कास्ट के हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में अभी भी हमको धमकियां बार बार मिल रही अभी भी धमकियां दे रहा है वो दरिंदा, वो गिद्ध अभी भी धमकी दे रहा है बहन को। सोचो कि आज भी उसके अंदर खौफ नहीं है साहब, उसके अंदर डर नहीं है साहब, उसके अंदर डर कहाँ से रहेगा? सोचो आप, क्योंकि उसका जो सोर्स सिफारिश करने वाले हैं बड़े बड़े लोग हैं, तो कहाँ से डर रहेगा? तो फिलहाल बहन का मुकदमा चल रहा है कोर्ट से ना। जी जी बिल्कुल। हम कोर्ट से यही आग्रह करेंगे, माननीय जो है उच्च न्यायालय से यही आग्रह करेंगे, जो है सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है ना बहन, जी जी सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम यही उनसे आग्रह करेंगे कि इस महिला को, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। क्या आग्रह करेंगी मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से? हमारे यह निवेदन है कि मेरी नाती का, हमारी बिटिया का न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हक चाहिए, और राज्यसभा का कड़ी से कड़ी सजाए चाहिए, और कुछ नहीं हम कहें। आप जो है तमाम तरह का ताना सुनती हैं, लोग अनाप शनाप बोलते हो सकता है आपकी बेटे ही आपके खिलाफ होंगे ना, बेटे ही आप इनके खिलाफ हो सकता है, सोचो, हो सकता है और होंगे साहब, क्योंकि ये माँ है, माँ इनको भी पैदा किया, माँ बेटे को भी पैदा किया, लेकिन बेटे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कोई इनका, सिर्फ माँ पिता खड़ा है, पिता जो सब्जी बेचता है। अब तो क्या कहेंगी जो और लड़कियाँ ऐसे चंगुल में फंस जाती हैं, ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती है, गायकी का शौक़ चढ़ता है, तमाम तरह का शौक़ चढ़ता है और ऐसे गलत लोगों के चंगुल में आ जाती हैं, तो क्या बेटियों को सतर्क रहना चाहिए माता जी? हाँ, यह आज हमारे लड़की गलती कैले है, आपसे यह निवेदन है कि कोई का बहन बेटी हो, बिना पूछे, बिना जांचे, बिना जाने कभी न जाए, कहीं न जाए,
किसी के साथ बिल्कुल ना जाए ना। बिल्कुल नहीं जाए। देख लीजिए, माता हैं, तमाम तरह से तिरस्कार, अनादर, तमाम तरह की बात झेल करके आज अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाई है। हो सकता है बेटी को न्याय बहुत जल्द मिले। यहाँ आओ बेटा, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, बैठो यहाँ। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री योगी जी से? जो आपका पिता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको वो अपना नहीं रहा है, माँ के साथ गलत किया था तब आपका जन्म हुआ था, और आपका जब जन्म होने वाला था तो आपको पेट में ही मार देने की बात किया था। तो इस पिता को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? जी सर, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारी माँ को न्याय मिले और हमारा हक मिलना चाहिए ना। जी। ये जान लीजिए, ये बच्चा बड़ा हो गया है और आपको बता दे, राजेश यादव, राजेश बिरहा गायक, अब तुम्हारे लिए मुसीबत ये बच्चा ही करेगा। ये खड़ा हो गया है। बोलो बोलो क्या बोले? बोलो 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 कि अब क्या करोगे ऐसे पिता का? बोलो। जी सर, कुछ नहीं करेंगे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और हमारी माँ को न्याय मिलना चाहिए और हमारा हक दे दे ना, हक देने के बाद और हम उनके साथ भी नहीं रहेंगे। उसके साथ नहीं रहेंगे ना आप? जी। माँ के साथ रहोगे, उसके साथ कभी नहीं जाओगे आप? जी नहीं, माँ के साथ क्योंकि रहेंगे। माँ ने बचपन से पाला पोसा, क्योंकि जब आप पेट में थे माँ के तो वो बोल रहा था अबॉर्शन करवाने के लिए बोल रहा था। जी जी। अबॉर्शन करवाने के लिए बोल रहा था, आपको मारने के लिए बोल रहा था। तो आप न्याय की गुहार लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी से क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही बोलेंगे कि सर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारी माँ को न्याय मिले और हमें एक पिता का नाम मिले और हमारा हक मिले। आधार कार्ड में किसका नाम रहता है? जी, हमारा नाम है और हमारे पिता का, राजेश यादव। उसका नाम है। जी। आधार कार्ड कैसे बनवाई? आधार कार्ड जब मेरे बेटे का एडमिशन कराने की बारी आई तो आया था हमारे घर पे और बोल रहा था कि चलो हमारे जी कि हमारे साथ चलो। तो हमने बोला कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। बोला कि नहीं, चलिए, जो हमसे गलतियां हुई है चलिए हम उसको माफ़ी मांगते हैं, हमारे साथ चलो। तो हमारे माता पिता ने बोले कि नहीं, हम अपने बेटी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद में बोले हमारे माता पिता कि चलो पहले हमारे बेटी से शादी करो, या तो चल के कहीं हमारे मन मर्जी से शादी करो, नहीं तो चल के सीधे थाने पे शादी करो। उसके बाद थाने पे जब हम गए तो वहाँ के सारे सिपाहियों से मैंने बोला कि सर देखिए, हमारा बेटा 5 साल का हो गया है, स्कूल पे कहीं भी जाती हूँ एडमिशन कराने के लिए, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा बेटा नहीं पढ़ेगा। जो है कि तो सारे टीचर बोलते हैं कि जब तक आधार कार्ड नहीं रहेगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। तो उन्हीं लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे बेटे का आधार कार्ड बन जाएगा। तो राजेश यादव ने ही आधार कार्ड मेरे बेटे का बनवाया है अपने नाम पे। अच्छा, वही इशू करवाया था? जी जी, आधार कार्ड पे वही अपना नाम डलवाया है और उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज है आधार कार्ड पे। और उसके बाद में सर उसी थाने पे लोग बोले कि ये तुमसे शादी करेगा। 15 दिन का लोग ड्यू रखे थे चंदवाग थाने पे। आधार कार्ड बन गया था लेकिन शादी नहीं किया? जी नहीं कि, और मेरा भी कोई आईडी नहीं बनवाया था राजेश यादव, ना कोई भी। आपका आधार कार्ड तो अब बन गया होगा? जी, मैं अपने मायके से आधार कार्ड बनवाई हूँ, लेकिन वो पति का नाम नहीं उसमें? जी नहीं, लेकिन वो दरिंदा नहीं बनवाया आधार कार्ड। ये है, बेटे को आधार कार्ड में पिता का नाम तो मिल गया है, लेकिन हक कब मिलेगा? नाम ही जरूरी नहीं है, हक जरूरी है। और इस राजेश यादव को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सज़ा का पात्र है। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ, सीधा जौनपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद।